Hi everyone, welcome to the second part of this financial independence video series. हमने पिछले पार्ट में जिसका आपने अभी जस्ट रिकैप देखा, ये डिस्कस किया था कि क्या प्री रिक्विजिट स्टेप्स हैं अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप पहले वो देख लीजिए. एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस द एग्जैक्ट प्लान हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट. So we are starting with step 6, which is now you are ready to make investments. Use the rest of your 50% or more monthly income after step 4 and 5 to invest. Always go for the following rationale. Number 1, buy equity in private companies, 75%. Buy debt, which is second step. Buy debt from government or its entities, which is 25%. और never the other way around. एग्जैक्टली. सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपने स्टेप 4-5 कंप्लीट कर ली, उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था आपको 50% अपनी इनकम सेव करनी है. तो उस 50% मान लीजिए आपने 50,000 सेव किए, तो 50,000 का जो 75% है वो आपका पोर्शन जाना चाहिए इक्विटी में. इफ यू आर यंग पर्सन तो आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो आप इक्विटीज में मैक्सिमम अपना परसेंटेज एलोकेशन करोगे. तो आई रिकमेंड कि 75% आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो आपका रिमेनिंग 25% ऑफ दैट सेविंग कॉर्पस है वो आप डालो डेट फंड्स में. जो डेट है बेसिकली, डेट एज इन आप किसी को लोन दे रहे हो. इक्विटीज में आप शेयर खरीदते हो कंपनी में, और डेट में आप किसी को लोन देते हो. लोन के बदले में आपको इंटरेस्ट के साथ लगा के आपको आपका कैपिटल वापस मिलता है. तो ये कहने का मतलब 75 और 25% का एलोकेशन करना है. ओके. एंड उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है रिमेंबर करने के लिए कि आपको इक्विटी जो है वो खरीदनी है प्राइवेट कंपनी की, और जो डेट है वो देनी है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एंटिटी को. कहने का मतलब है कि आपको प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स खरीदने हैं, और जो लोन देना है वो देना है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एंटिटीज को. क्यों? That we'll know in the next step. Right. So government companies are highly inefficient. They were started to give employment and providing value has not been their prime objective, which makes them wealth destroyer in most cases. While private debt is dangerous with risk of default, even by major places. So always go for government debt, which is the least likely of all to default. मतलब कहने का ये है कि जो प्राइवेट कंपनी, जो PSUs हैं, जिनके शेयर्स भी आप खरीद सकते हो, लेकिन मैं उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करता खरीदने के लिए. क्योंकि आप खुद बताओ, आप SBI पे पंजाब नेशनल बैंक प्रेफर करते हो या HDFC बैंक? तो क्यों? क्योंकि वो इनएफिशिएंट है, उनकी कोई कस्टमर सर्विस नहीं, उनका वैल्यू क्रिएशन पर्पस नहीं था. उनका वो 70s 80s 90s में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उनका पर्पस था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और दूर दूर तक, गांव तक अपने ब्रांचेस को पहुंचाना. इन केस ऑफ बैंक्स, ऑयल कंपनीज हैं. ऑयल तो अगेन एक इंडस्ट्री है जो डाउन टर्न पे, क्योंकि हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो ये कंपनीज है IOCL और BPCL, ये सारी जो खुद गवर्नमेंट अपनी कंपनीज बेच रही है. क्यों? क्योंकि वैल्यू क्रिएशन नहीं हुआ है. और इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है, एक हिंदुस्तान जिंक करके एक सरकारी कंपनी, PSU कंपनी हुआ करती थी, और 2004 के आसपास जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई तो उसने उस कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया, एक प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दे दिया, बेच दिया. बट पूरी तरह नहीं बेचा, कुछ परसेंट अपने पास रखा. आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आज वो कंपनी जो एक टाइम पे बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रही थी, उस प्राइवेट प्लेयर के हाथ में आने के बाद जो रिमेनिंग अपना गवर्नमेंट का शेयर है उस पर इतना डिविडेंड दे देती है जितने में उसको बेचा गया था. तो मतलब ये देखिए इतनी इनएफिशिएंसी. इसलिए कभी भी प्राइवेट प्लेयर्स में ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो उनका मकसद है शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना. तो प्राइवेट इक्विटी और डेट की जब हम बात करते हैं, लोन हम किसको देंगे? जो हमारा पैसा लेके ना भाग जाए, जो हम कोई माल्या टाइप बंदा ना हो, है ना. हम लोन देते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट की एंटिटीज, क्योंकि जहां पे गवर्नमेंट जिम्मेदार है उस लोन को पूरा करने के लिए. तो डेट हम हमेशा गवर्नमेंट से देते हैं, मतलब उनको जो भी हमारी डेट के पोर्शन है वो से जाएगा गवर्नमेंट या उनकी एंटिटीज को. तो उसके लिए
इन दोनों चीज के लिए हमारे पास प्रावधान मौजूद है और उन्हीं में हम उस तरीके से एलोकेशन करेंगे। हम इस तरह की कंपनी को लोन नहीं दें, क्योंकि आप सोचोगे ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो डिफॉल्ट नहीं करेगी, पर ऐसा पास्ट में हुआ है, बड़े प्लेयर्स भी डिफॉल्ट कर जाते हैं लोन पे। तो हमें लोन देना है सरकार को, क्योंकि सरकार कहाँ जाएगी, तो लीस्ट लाइकली है सरकार जो है अपने लोन पे डिफॉल्ट करने के लिए। तो हमें लोन देना है, डेट जो है गवर्नमेंट को, और इक्विटीज जो है हमें खरीदनी है प्राइवेट कंपनीज की। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। या स्टेप 6 इज कंटिन्यूड, और इस स्टेप में एक्चुअली आपने ये बताया है कि जो 75 और 25% का जो आपने डिवीजन कर दिया था, अब वो जो 75% पोर्शन है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। एग्जैक्टली। सो स्टार्ट SIP इन द फॉलोइंग। नंबर 1, आप एक एक करके इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, मैं भी एक एक करके बोलूंगा। निफ्टी 50 इंडेक्स ETF और म्यूचुअल फंड, 50% ऑफ द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इक्विटी। सो बेसिकली जो हमारा मेजर अमाउंट है SIP के फॉर्म में, SIPs मंथली आप जो भी सेव कर रहे हो उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 75-25 का जो हमने ब्रेकअप दिया है, उसमें जो 75% जो हमने इक्विटीज के लिए रखा है उसका 50% हम डालेंगे निफ्टी 50 ETF या इंडेक्स फंड का, जो आपके पास म्यूचुअल फंड होता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट उसका ये है इंडिया की टॉप 50 कंपनी, जो भी हम आज के टाइम पे प्रोडक्ट यूज करते हैं। आपके पास जियो का फोन है तो आप रिलायंस उसमें है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। फिर आपके पास टाटाज की जो कंपनीज हैं, TCS है, इन्फोसिस है, देन टाटा मोटर्स है, मारुति है, HUL जो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसके आप प्रोडक्ट्स शैम्पू सोप यूज करते हो, मैगी खाते हो, नेस्ले का है। तो ये जो टॉप 50 कंपनीज हैं विच आर मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव इन नेक्स्ट 10 एंड थ्राइव इन नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स, जितना भी आपका होराइजन है। तो क्योंकि आज कंपनी क्रिएट हो रही है, वो कल रहे ना पता, बट ये काफी टाइम से है और हम उनको यूज कर रहे हैं। आप खुद बताओ, अब अगले 10-15 साल में क्या आप शैम्पू, सोप, मैगी ये सब यूज करना बंद कर दोगे? नहीं, मोस्ट लाइकली नॉट। तो ये कंपनी तब भी चलती रहेंगी। तो हमारा जो मेजर एलोकेशन है इक्विटीज का, वो 50% का SIP हम इसमें कर देंगे। ठीक है। और सेकंड पॉइंट, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ETF और 25% ऑफ द अमाउंट अलोकेटेड फॉर इक्विटीज। सो बेसिकली जो 75% का 25% रिमेनिंग है उसको आप निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि 50 कंपनी में हमने कर दिया, उससे अगली जो 50 कंपनी है, जो अपकमिंग कंपनीज है, बड़ी है नो डाउट, बट अभी उतनी बड़ी नहीं हुई है कि टॉप 50 में आ जाए, तो वो भी एक अच्छा प्रोविजन है हमारे पास इन्वेस्ट करने का उन नेक्स्ट 50 कंपनीज में। तो उसमें हम अपना 75% का 25% हिस्सा जो इक्विटीज के लिए है वो इसमें कर देंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब जो बचा 25%, Nasdaq 100 इंडेक्स ETF, 25% ऑफ द अमाउंट एलोकेटेड। सो बेसिकली अपना जो 50 हो गया निफ्टी 50 में, 25% हो गया निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और जो रिमेनिंग 25% है वो हम डाल रहे हैं Nasdaq 100। ये USA के एक इंडेक्स है जहां पे टॉप 100 टेक कंपनीज जो हैं, जिनको अगेन आप डेली यूज करते हो, गूगल, फेसबुक, टेस्ला आप यूज नहीं करते बट बड़ी कंपनी है, देन माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, वो सारी कंपनी उस इंडेक्स में मौजूद है। Okay. हमारा एम क्या है, जो हम खुद यूज करते हैं और नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में यूज करते रहेंगे, हम खुद करते हैं पर्सनली और हमारे जो अराउंड लोग हैं सब यूज करते हैं। कौन यूज नहीं करता? गूगल कौन यूज नहीं करता, फेसबुक अगेन, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, उसका विंडोज सब यूज करते हैं। तो उसमें हमारा रिमेनिंग 25% चला जाएगा। ओके। अब आई थिंक आपने फोर्थ पॉइंट में वो एक्सप्लेन किया है जो 25% बचा हमारा डेट का, राइट। सो फोर्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ETF, 50% ऑफ दैट 25%, 50% ऑफ द अमाउंट एलोकेटेड फॉर डेट। सो बेसिकली गवर्नमेंट हमेशा हर साल आप आम जनता से लोन लेती है, बदले में लोन प्लस इंटरेस्ट देती है, तो उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। ओके। उसका ETF भी आता है और म्यूचुअल फंड भी आता है। आप जो भी आपको ठीक लगे, ETF के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, म्यूचुअल फंड के लिए आपके पास कोई जरूरत नहीं है डीमैट अकाउंट की, आप डायरेक्ट कर सकते हो SIP, और उसमें आप अपने 25% ऑफ डेट एलोकेशन का 50% पोर्शन डाल दीजिए। उसमें
डिफॉल्ट का रिस्क जो है बहुत ही मिनिमम होता है कि गवर्नमेंट कहाँ चली जाएगी अपना लोन लेके, तो वो तो किसी ना किसी तरह फुलफिल करेगी अपनी कमिटमेंट। इंटरेस्ट रेट का रिस्क जरूर रहता है, बट लॉन्ग पीरियड के लिए हम कर रहे हैं तो उसको हम मानेंगे नहीं, यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा बचा है उसका आई थिंक मैंने बताया, PSU and bank debts, ETF or mutual fund 50%. अगेन PSU बैंक और PSUs जो है ONGC टाइप कंपनीज, वो भी हमसे लोन लेती हैं और बदले में लोन प्लस इंटरेस्ट देती है, तो उसको PSU बैंक एंड PSU डेट का ETF भी आता है भारत बॉन्ड के नाम से, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी मौजूद हैं। तो आपका जो डेट एलोकेशन का 50% पोर्शन है तो वहां चला जाएगा। तो आपने देखा हमने 75% अपना इक्विटी डिप्लॉय कर दिया, 25% डेट डिप्लॉय कर दिया, तो 100% हमारी SIP चालू हो गई है। Right. अगर हम इसको एक नॉर्मल उसमें कन्वर्ट करें फिगर में, तो मान लीजिए अगर हम इसको फिगर्स में कंसीडर करें, अगर आप 1 लाख की सेविंग कर रहे हो तो 75% उसका हो गया 75,000 और 25% हो गया 25,000। 75% जो है 75,000 वो जाएगा इक्विटी में, एंड उसका 75% का 50% आप डालेंगे निफ्टी 50 में, 25% डालेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में, 25% डालेंगे निफ्टी Nasdaq 100 में, और जो 25,000 आपका बचा है 12,500 आप डालो गवर्नमेंट इक्विटी में, 12,500 डालो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और 12,500 डालो PSU बैंक एंड डेट फंड में। Next tweet is all SIP in direct growth option if investing in mutual fund. Also choose the one with the low expense ratio. So, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2 चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं कि हमेशा जो प्लान आते हैं उसमें बहुत सारे प्लान आते हैं, आपको प्लान जो चूज करना है डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन। Okay. क्योंकि डायरेक्ट का मतलब है आप बीच में कोई कमीशन नहीं दे रहे हो किसी एजेंट को, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना पैसा दे रहे हो। और ग्रोथ ऑप्शन का मतलब है कि जो भी उससे आपका कमाई होती है, डिविडेंड आता है, वो वापस री इन्वेस्ट हो जाता है, आपको उससे कोई इनकम नहीं चाहिए। तो दैट मीन्स कि आपको जो बेस्ट ऑप्शन है एक यंग पर्सन के लिए, डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन। और दूसरी चीज जो हमें मद्देनजर रखनी है दैट इज एक्सपेंस रेशियो। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक चार्ज करती है, दैट चार्ज इज नोन एज एक्सपेंस रेशियो। तो वो आपको देखना है कि बहुत सारी कंपनीज अगर मौजूद है, SBI का म्यूचुअल फंड है, HDFC का म्यूचुअल फंड है, बहुत सारी कंपनियों का म्यूचुअल फंड है, तो उसमें सबसे कम किसका है, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है। जितने भी हमने बताए सारे इंडेक्स फंड है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, तो फंड मैनेजर को पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो इनका एक्सपेंस रेशियो वैसे ही कम होता है। और आपको उसमें से भी जो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड हो उसमें आप इन्वेस्ट करिए। Okay. The above plan provides you all the diversification you need in the world. You are betting on the economy of India, which is most likely to grow in the long term at a good pace. So, इस पूरे इन्वेस्टमेंट में हमने कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में नहीं करी है। हम जो बेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी तो हमारा उसके साथ हमारा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। और दूसरा जो डाइवर्सिफिकेशन का जो रहता है कि हम वी डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि सारा इक्विटी में लगा दिया, सारा डेट में लगा दिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमें बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। And the US-based fund gives you geographical diversification, currency diversification, chance to invest in top tech companies like Google, Microsoft, etc. Exactly. Which you don't get to invest exposure in India, but you use them on a daily basis. तो बेसिकली कि आपको एक ये नहीं कि आपका सारा पैसा इंडिया की उसमें ही लगा हुआ है, थोड़ा सा आपका जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है, क्योंकि आप अमेरिका की इकोनॉमी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, और बड़े बड़े टेक प्लेयर्स में जिनको आप डेली बेसिस पे यूज करते हो उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो। एक करेंसी का डाइवर्सिफिकेशन भी आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि वहां जो है कंपनीज डॉलर्स में कमा रही हैं और हम यहाँ रुपीज में करते हैं। तो वो अगर डॉलर और रुपये की वैल्यू में भी अगर थोड़ा चेंज आता है, उस वजह से भी आप थोड़े डाइवर्सिफाइड हो। So also the majority operate globally, which provides an additional layer of geographical diversification. Don't go for fixed deposits, etc., as they are not tax efficient. So ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन ऐसे भी मिलता है कि खाली अब वो अमेरिका में ऑपरेट नहीं कर रही। आप देखो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तो हर जगह है,
तो आप पूरे वर्ल्ड ओवर में कि अमेरिका में भी अगर डाउनटर्न आता है बाकी जगह भी ये, तो एक एडिशनल लेयर ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी आपको मिल रही है। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट वगैरह में आप ना जाओ, क्योंकि वो टैक्स एफिशिएंट नहीं हो, उसका जो भी आपको इंटरेस्ट आता है वो टैक्स कट के आता है। लेकिन जो आप इन डेट फंड्स में डालते हो वो एक साथ आपका टैक्स बाद में लगेगा और उसमें भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। If you have any large amount of savings left after the first 5 steps, use them to systematically transfer them into the above in the same proportion over a period of 18 months. Don't do it all at once. Do the same for any large bonus or income you get from somewhere. So basically इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अपने पूरे 5 स्टेप करने के बाद कुछ अमाउंट बच जाता है जो आपने पहले सेव किया हो, या आपको फ्यूचर में कोई बोनस या बड़ी कमाई होती है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम उठा के उसको इन जो फंड्स बताए गए उनमें डाल दिया, उसको भी आप सिस्टमेटिकली ट्रांसफर करो। जैसे आप एसआईपी कर रहे हो तो आप सिस्टमेटिकली उनको थोड़ा थोड़ा करके 18 मंथ इज अ गुड टाइम पीरियड, आप उसको 18 मंथ में डिवाइड करके धीरे धीरे उसमें डाल दो। Okay. BAM, which is written here. Now you have CEOs and other awesome employees of top Indian and multinational companies, including Mukesh Ambani, Sundar Pichai, Jeff Bezos, etc., while working day and night to make you wealthy, while you sleep away to glory. So basically मतलब एक्चुअली में ये हो रहा है। अगर आप इंडिया की टॉप 50-100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंटरनेशनली भी आप यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये लोग जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ के और जो वहाँ के टॉप बॉसेज हैं वो एक्चुअली कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और कंपनी के आप शेयर होल्डर हो, तो आप यहाँ सो रहे हो, वो काम कर रहे हैं आपके लिए, तभी तो वेल्थ जनरेशन हो रही है। आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट में इसमें कुछ नहीं है, आप खुद अपनी इनकम पे फोकस कर रहे हो कि मैं और ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ, और उस पैसे को जहां आप डाल रहे हो उसके लिए और काम कर रहे हैं। पैसा ग्रो कैसे हो रहा है कि अल्टीमेटली समबडी इज वर्किंग एंड क्रिएटिंग वैल्यू, तो उससे उनकी शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं और आपके इनकम बढ़ रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है इन्वेस्टमेंट इज आल्सो अ साइड हसल। बिल्कुल, अगर आप इसको एक बार तो आपने ये प्रोसेस देखा, इसमें क्या दिमाग लगाना, आपने एक बार अपना सिस्टम बना के ऑटोमेट कर देना, एसआईपी मंथली कटती जाएगी, आपने लगा के छोड़ दिया और सो जाना है, फिर तो उन्होंने करना है जो करना है। So the step 7, as your income grows with time, keep increasing the investment amount in the same proportion and keep doing it until all your annual expenses less than 4% of your whole portfolio. Okay. The day you achieve it, you can consider yourself financially. तो बेसिकली इस स्टेप में हम फाइनल उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का माइलस्टोन बताया गया है कि एक तो आप जैसे अब आज आपकी कुछ इनकम है, अगले साल तो बढ़ेगी, उससे अगले साल और बढ़ेगी होपफुली, और आप इंप्रूव करते रहोगे अपनी स्किल्स तो और बढ़ती जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ आपका लाइफस्टाइल बढ़ते जा रहा है और एसआईपी उतनी ही रही, उस प्रपोर्शन में। जैसे मान लीजिए आपका 10% इंक्रीज आया है इनकम में, तो 10% से आपकी एसआईपी भी बढ़ जानी चाहिए, ज्यादा नहीं, उतनी ही प्रपोर्शन में। और आप उसको तब तक करना है जब तक आपके पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू, यानी कि जितनी भी आपकी 75 इक्विटी और 25% डेट में है, 100% उसकी वैल्यू आपके एनुअल एक्सपेंस का 4% हो जाती, मतलब आपके जो एनुअल एक्सपेंस है उस पोर्टफोलियो का 4% है। कहने का मतलब है अगर आपका एनुअल एक्सपेंस 4 लाख रुपया है तो आपका पोर्टफोलियो 100 यानी कि 1 करोड़ का होना चाहिए। 1 करोड़ का 4% इज 4 लाख। तो ये कहने का मतलब है। तो आपको एक माइलस्टोन पता चल गया, देन यू कैन कंसीडर योरसेल्फ एज फाइनेंशियली फ्री। You have that. आप देखो अब आगे बात चलेगी इसमें तो। So for those who understand the logic behind this is we are expecting around 10 to 11% CAGR returns on the portfolio, and average inflation in India has been and expected to be around 5-6%. So your real returns averagely 4 to 5% post LTCG tax indexation benefit in case of debt and US based fund will be able to meet your annual expenses. And if you get lucky and LTCG is once again abolished like it was in past, then more returns for you. तो बेसिकली इसमें अगर लॉजिक समझना है तो लॉजिक ये कहता है
कि हमने जो ये पोर्टफोलियो बनाया है इस पे हम ज़्यादा कोई 15-20% का रिटर्न एज्यूम नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ही बेसिक जो इक्विटी ओरिएंटेड हैवी इक्विटी में हमने इन्वेस्ट किया है, 75% इज मेजॉरिटी, और प्लस डेट भी ठीक ठाक रिटर्न हमें दे दे, तो हमारे पास 10 to 11% CAGR, मतलब हर साल हमें 10 से 11% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न मिलता रहे, और उसमें से 5 से 6% मैं मान रहा हूँ कि इन्फ्लेशन होगी। तो आपका जो रियल रिटर्न है आफ्टर टेकिंग आउट टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि 1 लाख पे तो अब भी कोई टैक्स नहीं है। अगर 1 लाख की आपकी इनकम होती है इन प्रोडक्ट्स में, म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड पे, तो उस पे तो वैसे भी टैक्स नहीं है। तो उसको आप हटा के सारी डिडक्शन, तो आपके हाथ में 4% आपका एनुअल एक्सपेंस आता रहेगा हर साल। और डेट के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, उस पर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं क्या है वो। तो बेसिकली ऑल थिंग कंसिडर्ड, टैक्स वगैरह सब हटा दिया, इन्फ्लेशन हटा दिया, हर साल आपके हाथ में 4% ऑफ योर एनुअल एक्सपेंस आराम से इंडिया जैसी कंट्री में पाया जा सकता है। ध्यान से, दिस इज अ कॉशन, इफ योर फाइनेंशियल गोल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओल्ड एंड outdated norms of society like owning a house, your kids marriage etc, then this path may be not for you. Exactly. तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, वैसे भी मैंने तो जो देखा है, जो Gen Z और मिलेनियंस है आजकल, उनको पर्पस चाहिए, दे आर नॉट बॉदर्ड मच लाइक आवर पेरेंट यूज्ड टू बी, कि अपने बेटी की शादी और बच्चे की एजुकेशन और इन सब के गोल्स होते थे। आजकल वो नहीं है, लोग एक्सपीरियंस में खर्चा करते हैं। तो अगर आपका वो गोल है जो सोसाइटी आपको बताती है कि आपको अपने उसके लिए सेव करना है, बच्चे के लिए और ये वगैरह वगैरह, शादी के लिए, तो उसको आप ये प्लान थोड़ा देख के आप यूटिलाइज करते हो, उसके बारे में मैं बताता हूँ। However, if you keep working even after becoming financially independent, then you can achieve these goals as well by keeping up the investment process separate for these goals as well. Okay, so decide on your own priorities first and then follow. It may take more time, but you will get there. Agree to it, right? So, मेरे कहने का मतलब, अगर इवन आपका अगर ये गोल्स भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कर लो, 4% ऑफ एक्सपेंस इनटू जो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है, उसके बाद भी आप काम करते रहो और अपने मन का काम करते रहो, और उन गोल्स के लिए अगेन स्टार्ट सेविंग एंड सेम प्रोसेस। Also, I have not included term insurance policy. Cover is equal to 10 to 15% your annual income. Along with health insurance, you can take it only if you have dependents at step 5. Okay. Alternatively, you can just make a nomination in all your investments in the name of your dependents. So basically, मेरा कहने का मतलब इसमें ये था कि आप लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हो if you are the sole earning member of your family and you have many dependents, जो आजकल के केस में धीरे धीरे कम होते जा रहा है लोगों का, क्योंकि ऑल सिबलिंग्स आर वर्किंग, ऑल वुमेन इन फैमिलीज आर वर्किंग, तो वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो इसमें मेरा ये कहने का मतलब है, आप जितना जल्दी चाहो उतना टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, एंड दैट शुड बी आइडियली कवरिंग योर 10 to 15 years ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। एंड देन इन अदर केसेस व्हाट यू कैन डू इज कि जो आपने इतना सेविंग किया है, कल को आपको कुछ हो जाता है, तो आप नॉमिनेशन करके जाओ। आप पहले ही नॉमिनेट कर दो अपने डिपेंडेंट्स को कि ये जो कॉर्पस क्रिएट हुआ है मेरे जाने के बाद उनको चला जाए। तो आप कोई भी अपना मेथड चूज कर सकते हो। आप लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हो, नॉमिनेट भी कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो। तो हमने स्टेप 6 भी डिस्कस कर लिया, स्टेप 7 भी हमने अपनी सेविंग्स का परफेक्ट परसेंटेज डिवाइड भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की स्टेज पे आ गए। इसके अलावा भी कुछ है क्या? सो बेसिकली ये 7 स्टेप में आपको सारी चीजें, पूरा प्लान एग्जैक्ट पता चल गया, और कैसे करना है और कब तक करना है ये पता चल गया, और अगर आपको करना है कि नहीं, प्रायोरिटीज आपकी क्या है वो भी पता चल गया। बट इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि जनरली कुछ लोग ये अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन वापस कुछ गलतियां ऐसी कर बैठते हैं कि वो फिर उसी स्टेज में आ जाते हैं कि दे अगेन बिकम स्लेव टू देयर जॉब। उन गलतियों को भी अवॉइड करने के लिए हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो टू वॉच दैट वीडियो प्लीज वेट, और तब तक के लिए प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। मैं कहूँगा सबको शेयर करो, दिस इज वेरी यूजफुल वीडियो। Subscribe this channel and press the bell icon so that you can get the latest videos as they get to release. And till then, please watch and rewatch these videos and share.
बहुत ही यूजफुल कंटेंट है, बहुत ही यूजफुल, सच में।